शिक्षा विभाग के एमए एजुकेशन पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने शिक्षण के व्यावसायिक रूप के संदर्भ में अध्ययन किया था। उसी के बारे में शैक्षिक गुणवत्ता के निर्धारित कारकों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। शिक्षा की गुणवत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा का वह स्तर है जो भिन्न कारकों की कार्यरतता के सम्मिलित प्रभाव से निर्मित होता है। शैक्षिक गुणवत्ता के निर्धारित कारक शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावक तथा समाज के विभिन्न घटकों से लिए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ शिक्षण संस्थाओं का, शिक्षाओं का और विद्यार्थियों के माता पिताओं से संबंधित तथ्यों को हमने पूर्व में अध्ययन किया था। इसके साथ ही विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही अभिप्रेरणा का स्तर भी शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करता है। शिक्षा संस्था में अन्य संस्थाओं की तुलना में उत्तम कार्य प्रदर्शन की प्रतियोगी भावना, यह एक अत्यंत आवश्यक तथ्य है जिसके माध्यम से शिक्षण संस्थाएं अपने स्वयं के विकास में और साथ में विद्यार्थियों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अपनी कमियों को दूर करते हुए, अन्य शिक्षण संस्थाओं से प्रेरणा लेते हुए स्वयं में सुधार कर समाज में एक आदर्श रूप में अच्छी एवं श्रेष्ठ शिक्षण संस्था के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठापित कर सकती है। अगला बिंदु, शिक्षण में नवीन विधियों, नए शिक्षण प्रसार के साधनों, दृश्य एवं श्रव्य शिक्षा उपकरणों का प्रयोग। जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता जा रहा है, यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा की विभिन्न तकनीकियों को हम विभिन्न विषयों में समाविष्ट करें और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए वर्तमान में यह एक आवश्यक घटक के रूप में सामने आया है। अगला बिंदु है शिक्षा संस्था में नवाचार। हम नवीन विधियों, नवीन तकनीकों और जो कुछ भी नवीन जानकारी हमको देश विदेश में हुए अनुसंधानों के आधार पर प्राप्त होती है, उसके आधार पर हमें शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों का प्रयोग करने का कार्य करना चाहिए। इसके अंतर्गत हम विभिन्न अध्यापकों और विषयों के पाठ्यक्रमों को विकसित करने का कार्य देख सकते हैं। शिक्षा संस्था में ली गई परीक्षाओं में ईमानदारी एवं कुशलता का स्तर। सामान्यतः यह देखने में आता है कि कुछ शिक्षण संस्थाएं ही अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कर रही है, जबकि अधिकतर शिक्षण संस्थाओं में परीक्षाओं को भी व्यवसाय का रूप दे दिया गया है और वे उचित, अनुचित, अनैतिक साधनों का प्रयोग करते हुए अधिकतम धन का प्रयोग करके अपने विद्यार्थियों से पैसा लेके नकल करवाने का कार्य या बिना परीक्षाएं उपाधि प्रदान करवाने का कार्य करवा रहे हैं, जो शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यह एक महत्वपूर्ण घटक है कि विद्यार्थी के लिए जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाए वे पूर्णतया पारदर्शी हो और शिक्षकों को भी उनकी नियुक्ति देते समय उनकी योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति प्रदान की जाए। अगला बिंदु, शिक्षा संस्था के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के माता पिताओं के पारस्परिक संपर्क व सहयोग का स्तर। शैक्षिक गुणों का सामाजिक संदर्भ से मेल खाना। यहाँ सामान्यतः यह घटक महत्वपूर्ण है कि शिक्षा करके विद्यार्थी को अपने माता पिता, परिवार या समाज में ही जाना होगा और जब तक समाज की इन संकायों का, माता पिता का, पास पड़ोस के व्यक्तियों का, समाज के श्रेष्ठ वरिष्ठ नागरिकों का, समाज के उच्च एवं निम्न वर्ग के नागरिकों का शिक्षा के साथ पूर्ण समन्वय नहीं होगा, तब तक हम शैक्षिक गुणवत्ता की बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा संस्थाओं के शिक्षक एवं शिक्षा संस्थाएं अपने शैक्षिक वातावरण में विविध सामाजिक घटकों का अच्छा प्रयोग करें और समाज के व्यक्तियों से, समाज के क्रियाकलापों से अवगत रहते हुए शैक्षिक वातावरण में उत्कृष्टता का निर्माण करने में अग्रसर हों। अगला बिंदु, शिक्षा संस्था के प्रशासन की गुणवत्ता। प्रशासन एक महत्वपूर्ण घटक है। जिस प्रकार का कप्तान होता है उसी प्रकार की पूरी कार्य योजना बनती है और उसी के आधार पर विकास की बात कही जा सकती है। अतः लीडरशिप क्वालिटी यदि प्रशासन में है और प्रशासन अपने समाज को, राष्ट्र को और विश्व को श्रेष्ठ दिशा देने की ओर अग्रसर है, तभी शिक्षा संस्थाएं
अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक एवं गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए कर सकती हैं। अन्यथा यदि प्रशासक चोर एवं आर्थिक धनार्जन करने में अपने शिक्षकों को प्रेरित करे और विद्यार्थियों से अनैतिक कार्यों को करवाए तो निसंदेह शैक्षिक स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा तथा समाज का तालमेल पूर्णतः गड़बड़ा सकता है। प्रधानाध्यापक का व्यवहार व उसकी प्रेरणा शक्ति। प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह अपने अध्यापकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ और समाज के अन्य नागरिकों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण, सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे, जिसमें किसी भी आधार का भेदभाव नहीं हो और अपने साथियों से व्यवहार करते हुए वह विभिन्न भेद, जाति भेद, रंग भेद या आर्थिक स्तर पर किसी भी दृष्टिकोण के भेद को दृष्टिगत नहीं रखे और सबके साथ समान व्यवहार करता हुआ निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय ले, तो प्रधानाचार्य अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकता है। और अगर इसके विपरीत प्रधानाचार्य किसी राजनीतिक गुटबाजी से या किसी जाति विशेष के संपर्क में प्रभावित होकर अपने निर्णय लेना प्रारंभ करता है तो निसंदेह शैक्षिक स्तर की गिरावट उत्पन्न होती है तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में और विद्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में असंतोष की भावना भी पनपती है, जो आगे चलकर न सिर्फ वातावरण को दूषित करती है वरन शिक्षा संस्था की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। प्रशासक को चाहिए कि वह योग्य, ईमानदार और अच्छे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का कार्य करे, न कि चापलूस व्यक्तियों को, चमचागिरी करने वाले व्यक्तियों को उनकी बात मानकर या उनके साथ कुछ लेन देन करके उनको आगे बढ़ाने का लिए प्रेरित करते हुए अन्य व्यक्तियों के लिए विरोधाभास करे। इस प्रकार शिक्षण संस्था में यदि योग्य व्यक्तियों का अभाव हो जाता है तो शैक्षिक संस्था निरंतर पतन की ओर ही अग्रसर होती है। शिक्षा संस्था में शिक्षा हेतु प्रदान किया गया धन कितना है और कैसे उपयोग किया जा रहा है, यह एक अत्यंत आवश्यक घटक है, क्योंकि आर्थिक आधार को छोड़ते हुए किसी भी शिक्षा संस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम आवश्यकताएं प्रत्येक शिक्षक संस्था की और शिक्षक की हर स्तर पे जरूरी होती है और इनकी पूर्ति करना समाज का एक उत्तरदायित्व होता है, राष्ट्र का उत्तरदायित्व होता है। यदि शिक्षण संस्थाएं श्रेष्ठ संसाधनों से, श्रेष्ठ मानवीय तथा भौतिकीय संसाधनों से युक्त होगी तो निसंदेह वे एक गुणवत्तापूर्ण वातावरण प्रदान करेगी और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाकर देश के लिए श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निसंदेह प्रदान करेगी। अगला पॉइंट, पाठशाला में सभी आवश्यक साज सामान व शिक्षक आवश्यक रूप से होने चाहिए। जो भी हमारे निकाय हैं, एनसीटी, यूजीसी या विद्यालयों को मान्यता देने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उनके नियमों की अक्षरशः पालना एकमात्र तथ्य है जिसके आधार पे हम गुणवत्ता निर्धारण की बात कर सकते हैं। यदि सब चलता है के दृष्टिकोण को अपनाएं और कहीं भी किसी भी स्तर पर हम एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं और शिक्षण संस्था में कम शिक्षकों की, कम भौतिक संसाधनों की नियुक्ति के साथ सरकार से या अपने समाज के व्यक्तियों से येन कैन प्रकरण, पैसा लूटने का अगर हमारा मोटो बन जाता है तो हम शिक्षा वातावरण में और शैक्षिक स्तर में गिरावट लाते हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान एवं उनके चिंतन स्तर को प्रभावित करते हुए निसंदेह शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जो आगे चलकर समाज में एक व्यापक रूप में बुराई के रूप में देखा जाएगा और समाज को गर्त की ओर ले जाने की दिशा में अग्रसर होगा। अतः आवश्यक है कि हम आर्थिक संसाधनों पर पूर्ण दृष्टि रखें तथा केंद्र द्वारा, संविधान द्वारा प्रदत्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए उनके माध्यम से जो भी निकाय बनाए हैं उनके नियमों को पूरा अपनी शिक्षण संस्थाओं में लागू करें और एक अनुशासनपूर्ण, गरिमामय तरीके से प्रजातांत्रिक राष्ट्र में अपना योगदान प्रदान करें। अगला बिंदु, सभी को शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह देखने में आ रहा है कि समाज में कई प्रकार की विसंगतियां बढ़ती जा रही है। नस्ल भेद, जाति भेद
तथा हॉनर किलिंग जैसे कंसेप्ट आप हरियाणा पंजाब में देखें तो देखने में सामने दृष्टिगोचर होते हैं, और आज भी हम समाज में रूढ़िवादिताओं को अपनाए हुए हैं। कहीं न कहीं शिक्षक, अभिभावक एवं समाज विद्यार्थी के चिंतन स्तर को अनैतिक दृष्टिकोण से विकसित करने तथा उस ओर अग्रसर करने में अपनी अनायास ही भूमिका दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हम समाज को एक शांतिपूर्ण स्तर पर ले जाने में असफल बन रहे हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा बेरोजगारों की बढ़ती हुई भीड़ भी निसंदेह विद्यार्थी को भविष्य में अपराधीकरण की ओर अग्रसर करने में एक सहायक सिद्ध होती है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा हम समाज में विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से इस ओर प्रेरित करें कि वे श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होते हुए अपने उच्च आदर्शों का कीर्तिमान स्थापित करें और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक बन सकें। अगला बिंदु, शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की सुनिश्चित प्राप्ति करना। कोई भी कार्य बिना किसी उद्देश्य के या उसके भविष्य के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए बिना नहीं किया जाता है। अतः शिक्षा भी एक ऐसा कार्य है जिसके लिए हमने पहले से पूर्व निर्धारित लक्ष्य रखे हुए हैं और निश्चित उद्देश्य लेकर हम शिक्षण कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम भारतीय संदर्भ में हमारे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, विश्व बंधुत्व की भावना को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विषयों के माध्यम से शिक्षा के जो भी लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति दूरगामी रूप में स्पष्ट रूप से समाज को दृष्टिगोचर हो उस दिशा में करने का प्रयास करें, तभी हम अच्छे शैक्षिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर सकते हैं। आदर्शवादिता को बनाए रखना एवं समाज में फैलाना, यह आवश्यक घटक है, क्योंकि हम बात तो आदर्शों की ही करते हैं। भारत में इसका प्रसार कुछ ज्यादा ही है। जैसे शिक्षक हैं तो सत्य बोलना ही चाहिए, लेकिन जब शिक्षण संस्थाएं और उनके प्रधानाचार्य या प्रबंधक ही शिक्षकों को गलत दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रेरित हों, तो शिक्षक अपना उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं कर सकता है। अतः शिक्षक का उत्तरदायित्व, शिक्षण संस्थाओं का उत्तरदायित्व, प्रबंधकों का उत्तरदायित्व कि वे संविधान द्वारा प्रदत्त विभिन्न निकायों के नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए एक आदर्श समाज की स्थापना का लक्ष्य लेते हुए शिक्षा को उच्च स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रयत्नरत रहें। प्रयोजनवादिता के अनुरूप स्वचेतना को विकसित करना। कोई भी कार्य यदि बिना प्रयोजन किया जाए तो वह निरर्थक हो जाता है। अतः यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है कि शिक्षक न सिर्फ स्वयं में बल्कि विद्यार्थियों में भी प्रयोजनवादिता के आधार पर एक स्वचेतना विकसित करे, जिससे शिक्षा की संपूर्ण क्रियाकलाप गतिविधियां पूर्णतः प्रयोजन आधारित होकर शिक्षा के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। प्राकृतिक सामंजस्य का ज्ञान प्रदान करना, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि व्यक्ति को जब आगे अपना योगदान देना है तो उसको समाज में जाना ही होगा, और समाज में प्राकृतिक सामंजस्य के बिना काम नहीं चल सकता। अतः व्यक्ति की सोच, चिंतन स्तर, उसकी आदर्शवादिता तथा प्रयोजन सभी इस दृष्टिकोण से निश्चित किए जाने चाहिए कि वह अपने आप को प्रकृति स्वरूप में ठीक प्रकार से स्थापित कर सके और सामंजस्यपूर्ण, सद्भावनापूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए अपने समाज को शांतिमय और गरिमापूर्ण स्थिति की ओर अग्रसर कर सके। इसके लिए शिक्षा में एक नई सोच विकसित करने की आवश्यकता है। तभी हम अपने विद्यार्थियों को तथा उसके माध्यम से संपूर्ण समाज को प्रकृति के साथ सामंजस्य करने में और विभिन्न जो विषयों में हमने शैक्षिक ज्ञान प्रदान किया है उसका संपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। अगला बिंदु, राजनेताओं तथा समाज के प्रभावी नेताओं का शिक्षक संस्था में कितना कम या अधिक हस्तक्षेप होना चाहिए। यह गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि हम सामान्यतः यह देखते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप हर जगह अत्यधिक स्तर पर पाया जाता है। हाँ, हस्तक्षेप आवश्यक है। यदि कहीं शिक्षण संस्थाओं में कुछ कमी है, प्रबंधन में या प्रशासन में कुछ कमी है, तो उनमें सुधार करने के लिए अगर राजनीतिक दृष्टि से सही लक्ष्य और उद्देश्यों को शिक्षा को प्रेषित किया जाए, शिक्षा के माध्यम से उन्हें समाज में स्थापित करने का प्रयास किया जाए,
तो यह हस्तक्षेप न्यून मात्रा में उचित कहा जा सकता है। लेकिन सामान्यतः यह देखने में नहीं आता है और राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र स्थानांतरण तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में नियुक्ति के लिए काम में लिया जाता है और जिसके दुष्परिणाम निसंदेह देखने में आते हैं। यह एक सामान्य तथ्य है कि बिना राजनीतिक अप्रोच के आप किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। उसके लिए भी आपको भ्रष्टाचार की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति कहां आगे जाकर अपने संस्था को गरिमामयपूर्ण स्थान प्रदान कर सकते हैं, यह एक सोच का विषय है। अतः आवश्यक है कि शैक्षिक संस्थाओं के यदि पूर्ण प्रजातांत्रिक विकास के लिए हम अग्रसर हैं तो राजनीतिक हस्तक्षेप से शिक्षा संस्थाओं को मुक्त कर देना चाहिए तथा राजनेताओं का कार्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि वह शिक्षण संस्थाओं को समय समय पर मात्र दिशा निर्देश इस हेतु प्रदान करें कि वे समाज में एक सुचारू रूप से योग्य संस्था के रूप में अपना कार्य कर सकें और राष्ट्रीय विकास में, विश्व बंधुत्व की भावना के विकास में तथा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में अपना अच्छा योगदान, श्रेष्ठ योगदान दे सकें। अगला बिंदु, शिक्षा को आनंदपूर्ण बनाया जाए। आपने विद्यालय से निकलते हुए विद्यार्थियों को देखा होगा, जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो विद्यार्थी हंसते खेलते दौड़ते भागते विद्यालय से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब विद्यालय जाने की बात होती है तो वे माता पिता, अभिभावकों के सामने और शिक्षकों के सामने अपना मुंह इतना दयनीय कर देते हैं, रोने वाले मुंह जैसी स्थिति हो जाती है और शिक्षक भी सोचता है इन विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, और अभिभावक भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इनको जबरदस्ती एक स्वतंत्र आनंदपूर्ण वातावरण से हटाकर एक बंदिशपूर्ण वातावरण में विद्यालय में भेज रहे हैं। अतः आवश्यक है कि शिक्षा के प्रत्येक कालांश में विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बच्चे आनंदपूर्ण शिक्षा की अनुभूति करें, आनंद से हर चीज को ग्रहण करने का प्रयास करें और शीघ्र सहज रूप में ज्ञान की प्राप्ति कर चिंतन स्तर तक उसको विकसित कर सकें। आज की आवश्यकता है कि कुछ विशेष धनात्मक दृष्टिकोण, मूल्यों और प्रभावी सोच प्रक्रिया को अपनाया जाए। यह एक अत्यंत आवश्यक तथ्य है, क्योंकि जब तक हम एक धनात्मक सोच, अपने मूल्यों की श्रेष्ठता और अपनी सोच को इस तरह प्रभावी नहीं बनाएंगे कि हमको संपूर्ण समाज को और राष्ट्र को एकीकरण के साथ, समानता के साथ, सद्भावना के साथ विकास की ओर अग्रसर करना है, तब तक हम एक अच्छे और श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी एवं इनसे जुड़े प्रत्येक पक्ष में आत्मचिंतन की प्रवृत्ति विकसित की जानी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण घटक है। मात्र शिक्षक से, प्रबंधकों से, विद्यालयों से या समाज से किसी एक प्रक्रिया का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर हमको सहज रूप में गुणवत्ता को और गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारकों को अपनाना होगा, उनको मान्यता देनी होगी, उनके प्रति हमको पूर्ण समर्पण की भावना रखनी होगी और हर दृष्टिकोण में हमें अपना अहित नहीं होने देना है। इन सिद्धांतों को अपनाते हुए ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। यदि किसी भी तरह का विचलन हम किसी सिद्धांत में करते हैं तो वह निसंदेह समाज और राष्ट्र का बहुत भारी अहित कर सकता है। अतः हम नियमों की पालना करते हुए प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक घटक में गुणवत्ता लाने का प्रयास करें, तभी गुणवत्ता की बात सार्थक कही जा सकती है। अब हम शिक्षा की गुणवत्ता के सिद्धांत देखेंगे। शिक्षा में गुणवत्ता एक कारक के द्वारा नहीं लाई जा सकती है, कई धनात्मक कारकों के कार्यरत होने से ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सकता है। जब गुणवत्ता की बात हो ही रही है तो हमें यह देखना है कि किसी भी कारक की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज या समायोजन हमको नहीं करना है। हमको हर हालत में गुणवत्ता की प्राप्ति करनी है और इसके लिए प्रारंभ से लेकर अंत तक हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता प्रोत्साहन, उपलब्धि प्रेरणा, अचीवमेंटल मोटिवेशन पर निर्भर होती है। शिक्षा की गुणवत्ता सहयोगी रूप से सम्मिलित प्रयास से ही संभव हो सकती है। शिक्षा की गुणवत्ता प्रशासकों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के परस्पर एवं निरंतर सहयोग से ही संभव हो सकती है। यह नहीं है कि मात्र कुछ समय के लिए हमने
प्रशासकों में, शिक्षकों में और विद्यार्थियों में परस्पर सामंजस्य स्थापित कर दिया, लेकिन आंतरिक कलह और असंतोष उनमें हमेशा उपस्थित रहेगा, तो किसी भी दृष्टिकोण से हम गुणवत्ता की बात नहीं कह सकते हैं और इसके आधार पर हम समाज और राष्ट्र के श्रेष्ठ निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। निसंदेह हम हर दृष्टिकोण से सोचें और नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए प्रत्येक घटक की पूर्ण रूप से गुणवत्ता निर्धारित करेंगे, तभी हमको शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की बात करने का अधिकार वास्तविक दृष्टि में हो सकता है। नवाचार अथवा नवीन विधियों, कार्य नीतियों, नई पुस्तकों, नए अर्जित अनुभवों, नए प्रयासों के प्रयोग से शिक्षा में गुणवत्ता आती है। शिक्षा प्रशासन में जितनी अधिक प्रजातांत्रिक कार्य व्यवस्था तथा सभी संबंधित कार्यकर्ताओं की जितनी अधिक सहभागिता होगी, उतनी ही उस शिक्षा संस्था की शैक्षिक गुणवत्ता उत्तम होगी। यहाँ यह देखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को यदि स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाए, तो शिक्षा की गुणवत्ता निसंदेह हमारे बहुत निकट की चीज है। हमको शिक्षकों के, विद्यार्थियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा का श्रेष्ठ वातावरण निर्मित करने का प्रयास करना होगा और इसके माध्यम से हम शैक्षिक गुणवत्ता की कल्पना को साकार रूप दे सकते हैं। शैक्षिक गुणवत्ता और सफलता को पाने के लिए नैतिक या समाज द्वारा मान्य मूल्यों से प्रेरित होकर कार्य करने का प्रयास किया जाना चाहिए, न कि अनैतिक मूल्यों व साधनों जैसे नकल करना, डराना, धमकाना, झूठ बोलना आदि के द्वारा। कई प्रकार के ऐसे नकारात्मक तथ्य हैं जिनके माध्यम से हम येन केन प्रकरण किसी उपाधि की प्राप्ति कर लेते हैं या करने के लिए अपने विद्यार्थियों को या समाज के नागरिकों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। आजकल इस निजीकरण के युग में कई विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो छात्रों को बिना किसी निर्धारित योग्यता के अच्छी अंकों की और श्रेष्ठ अंकों की डिग्री प्रदान कर रहे हैं। आपको शिक्षा के हर विषय में डिग्री देने वाले ऐसे विद्यालय, विश्वविद्यालय मिल जाएंगे। ये एक आश्चर्य की बात है। अतः निसंदेह हमको इस दिशा में सोचना चाहिए और ऐसी शैक्षिक संस्थाओं को हमारी सरकार को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों का और समाज का अत्यधिक अहित हो रहा है। हमें चाहिए कि हम मात्र श्रेष्ठ स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें तथा अन्य संस्थाओं को जहां नियमों में किसी भी तरह का विचलन, हेरफेर, कथनी करनी का भेद देखने में आ रहा है, उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करें। तभी शैक्षिक गुणवत्ता की कल्पना को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम गुणवत्ता के दृष्टिकोण से होगा। एक ही स्तर की विविध कक्षाओं के विद्यार्थियों और शिक्षकों में विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहने से शिक्षा में गुणवत्ता की अभिवृद्धि होती है। उनमें जितनी विस्तृत सामाजिक भागीदारी होगी, उतना ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। सुधार के दृष्टिकोण से हमें यह रुकने की बात नहीं है, हर दृष्टि से हर स्तर पर सुधार की गुंजाइश मौजूद रहती है। हम यदि अपने आप को पूर्ण मानने लगे, हम अपनी संस्था को श्रेष्ठ मानने लगे, तो उस संस्था का सुधार हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। हमने कुछ नया नहीं किया है। हमारी जो सरकार है, संविधान है, उसके नियमों के तहत हमने शैक्षिक संस्थाओं को भारत में प्रचार प्रसार दिया है, स्थान दिया है। अतः समाज का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वह इस तथ्य को समझे और जिस भी शिक्षण संस्था में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से और नियमों से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके विरोध में एक स्वर से उठ खड़े हों और ऐसी गलत प्रकार से चलने वाली शैक्षिक संस्थाओं को तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए। शैक्षिक गुणवत्ता कोई एक क्षण, एक घंटे या एक साल या 10 साल का काम नहीं है। लगातार इसके लिए प्रयास करेंगे, तभी हम शिक्षण के विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में हम गुणवत्ता की कल्पना कर सकते हैं। एक साकार रूप में गुणवत्तापूर्ण राष्ट्र के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं। अधिक परंपरागत विधियों और शैक्षिक परंपराओं जैसे रटना आदि पर जोर दिया जाता रहेगा, तो शिक्षा की गुणवत्ता न्यून रहेगी। हमें नवीनता, नवीन ज्ञान, तकनीकियों को समाविष्ट करना होगा। आज का विद्यार्थी पहले की तरह
खाली स्लेट का नहीं रहता है, वह अपने मस्तिष्क में अपने वातावरण, परिजनों, समाज के मूवमेंट तथा इंटरनेट एवं मोबाइल के माध्यम से कई सारी चीजें सीख कर आता है। ज्ञान उसमें पहले से निहित है, मात्र उसको एक सही दिशा निर्देश प्रदान करने की आवश्यकता है और उचित दिशा में उचित स्तर पर उसको प्रेरण देने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से शिक्षक एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए अपने विद्यार्थी को समाज एवं राष्ट्र के लिए अग्रसर कर सके, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान उसको प्रदान करे और साथ ही विद्यार्थी के चिंतन स्तर को आगे विकसित करने के लिए प्रयास करे। तभी हम शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता की बात कह सकते हैं। शिक्षा में क्रियात्मकता को जितना अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, उतना ही अधिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों में क्रियात्मक रूप में कोई कार्य नहीं करवाया जाता है और पाठ्यक्रम का बोझ, बस्ते का बोझ इतना ज्यादा है कि विद्यार्थी मात्र ज्ञान अर्जित करता है, क्रियात्मक रूप से उसके प्रयोग का, उसके अनुभव का, उपयोग का कोई गुंजाइश विद्यार्थी को नहीं मिल पाती है, जिसके कारण शिक्षा के स्तर में हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन गुणवत्ता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस दृष्टि से भी हमको विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे विद्यार्थियों को अधिकतम क्रियात्मक रूप में अग्रसर किया जा सके। पाठ्यक्रमों को नया प्रगतिशील बनाने, पाठ्य पुस्तकों को नया संशोधित, नए अनुभवों, ज्ञान की इकाइयों से युक्त करने से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकती है। शिक्षकों की कुशलता या गुणवत्ता सुधारे बिना शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना असंभव है। वर्तमान में अधिकतर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अपना कार्य एवं उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निर्वहित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे शिक्षकों को वे समाज में अग्रेसित कर रहे हैं, जो निसंदेह समाज को भविष्य में एक बुरी स्थिति प्रदान करेगा। इस दृष्टि से हमें सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण को हम लागू करें और शिक्षकों के प्रशिक्षण में एक निर्धारित आदर्श और मानकों का निर्धारण करें, जिसके माध्यम से समाज को श्रेष्ठ शिक्षक प्रदान किए जा सकें। सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की एक केंद्रीय अभिकरण द्वारा सत्र पर्यंत जांच एवं शिक्षकों से बचाने की कवायद की जाए। यहाँ ऐसे शिक्षकों से बचाने का संदर्भ है जो अपना शिक्षण कार्य ठीक प्रकार नहीं करते हैं या शिक्षण संस्थाओं में राजनीति का समावेश करते हैं या स्वयं अपना शोषण करवाते हुए समाज के विकास की संकल्पना रखते हैं। तो ऐसे शिक्षकों से जो विद्यार्थियों को गलत दिशा प्रदान कर रहे हैं, प्रबंधक वर्ग को गलत दिशा प्रदान कर रहे हैं, बचने की भी अत्यंत आवश्यकता है। अभिनवन एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज में सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। ये शिक्षकों के गुणात्मक दृष्टिकोण से विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये सभी सिद्धांत वस्तुतः शिक्षा सुधार के लिए उपकल्पना या प्राकल्पनाएं हैं, जिनकी परीक्षा की जानी चाहिए। इनको अपनाकर शिक्षकों को क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए, जिनसे वे उन्हें प्रचलित अप्रभावी असफल प्रवृत्तियों में परिवर्तन व सुधार लाने हेतु तथ्यपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए प्रयास जारी रह सके। शिक्षा की गुणवत्ता को हम मुख्यतः उस तीन पक्षों के आधार पर समझ सकते हैं: प्रक्रिया पक्ष, योग्यता पक्ष एवं उत्पाद पक्ष। शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता के प्रश्न पर दो मान्य विचारधाराएं प्रचलित है। प्रथम, कौशल केंद्रित अर्थात विविध कौशलों को आगे बढ़ाना, तथा द्वितीय, शिक्षक शिक्षा ज्ञान केंद्रित अथवा ज्ञान पर आधारित। ये दोनों ही पक्ष परस्पर विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान होगा और कौशल नहीं होगा तब भी हम श्रेष्ठ वातावरण की और शैक्षिक गुणवत्ता की बात नहीं कर सकते हैं, और कौशल होगा, ज्ञान नहीं होगा तब भी हम आगे विकास की संकल्पना नहीं देख सकते हैं। इस दृष्टि से ज्ञान एवं कौशल एक दूसरे के पूरक हैं और इनको समन्वित रूप से विद्यार्थी में, शिक्षकों में होना आवश्यक है। ज्ञान को विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। शंख, चरण, पादुका, चरणामृत तथा कक्षा, इन शब्दों को पश्चिमी देशों के छात्र अथवा अध्यापकों की अपेक्षा भारतीय शिक्षक एवं छात्र भली प्रकार समझ लेते हैं। कई ऐसे सांस्कृतिक घटक हैं जो देश परिस्थिति के अनुरूप निर्धारित होते हैं और उनको हम आसानी से अपने यहाँ समझ सकते हैं, जबकि विदेशों में उन व्यक्तियों के लिए विदेशियों द्वारा इन चीजों को समझना कठिन होता है।
इसलिए ज्ञान के आशय एवं स्वरूप को निश्चित करने के लिए हमें अपनी अपनी संस्कृति को आधार बनाना चाहिए। हमारे समाज में कभी कभी पूर्व मान्यताओं के विरोध में शिक्षण कार्य करने पर अपनी बौद्धिक क्षमताओं के बावजूद भी अध्यापक को छात्रों के चेहरे पर नकारात्मक विरोध दिखाई देता है। आप श्रेष्ठता एवं आदर्शों की बात कर रहे हैं, लेकिन हर बात हर जगह प्रभावी रूप से नहीं कही जा सकती है, क्योंकि समाज और संस्कृति की कुछ विचारधाराएं ऐसी है जिनमें आप यदि तत्क्षण परिवर्तन करना चाहेंगे तो भारी विरोध को आपको देखना पड़ेगा। बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी प्रथाओं का अंत करने में भी हमें इसी प्रकार के विरोध को देखना पड़ा था, और शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से हम सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की सोचते हैं, समाप्त करने की सोचते हैं। लेकिन जब तक हम आगे बढ़कर एक श्रेष्ठ वातावरण से समाज में परिवर्तन की सोच नहीं डालेंगे, तब तक समाज आसानी से किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा।